नमस्कार, जय हिंद। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स विथ रीजन की हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। और दूसरा दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। तीसरा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। और इसमें फोर्थ है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो पांचवा प्रश्न है जिसमें आकृतियां दी गई हैं और बोला है कि ए बी इक्वल पी क्यू है और पी क्यू इक्वल एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल एक्स वाई होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा असत्य। मान लो ये एक बिंदु है। अब इससे होकर हम कहीं से भी किसी भी दिशा से ये बिंदु ए मान लिया, ये रेखा खींच दी। यहाँ से भी रेखा खींची जा सकती है, यहाँ से भी खींची जा सकती है, यहाँ से भी खींची जा सकती है। इस तरह से एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये कथन असत्य है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब दूसरा हमें इसमें सब क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। तो यह प्रश्न भी असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये यूक्लिड की अवधारणा फर्स्ट में कहा गया है। तो जैसे हमने ये दो बिंदु लिए, मान लो एक बिंदु ए है और एक बी है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर के सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। इनमें से होकर के असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये कथन असत्य है। यदि मान लो ये दो बिंदु इस तरह से दिए हैं और यदि हमने यहाँ से रेखा खींची तो ये दोनों से होकर के सिर्फ एक ही रेखा गुजरेगी। और यदि हम सिर्फ ए से यदि कोई रेखा खींचें इस तरह से, तो ये हमारी ए बिंदु से तो गुजरेगी लेकिन बी से नहीं गुजरेगी। तो इस तरह ये सिद्ध होता है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब तीसरा हमें क्वेश्चन दिया है इसमें कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये कथन सत्य है। एक शांत रेखा, मान लो एक ये शांत रेखा ली यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी ये रेखा खंड हो जाएगा। तो इस रेखा को अनिश्चित रूप से हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम इस साइड में कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये अनंत तक रेखा जा सकती है और ये भी अनंत तक जा सकती है। अब चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि कोई भी दो वृत्त यदि समान है, बराबर है, अर्थात समपाती है, यानी कि अपगृहीत फोर से, यूक्लिड की अपगृहीत फोर से कि कोई भी आकृति यदि समपाती होती है तो वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो इसमें भी कोई भी दो वृत्त हैं, ये वृत्त है और इतना ही दूसरा वृत्त है। यदि इस वृत्त को हम इस वृत्त पर अध्यारोपित करेंगे तो ये हमारा इस वृत्त को पूरी तरह से ढक लेगा, इसको पूरी तरह से ढक लेगा, यानी कि ये वृत्त C1 हो जाएगा और C2 दोनों ये समपाती हो जाएंगे। तो जब वृत्त समपाती है तो उसका केंद्र भी एक दूसरे पर समपाती होगा। तो केंद्र से यदि परिधि तक की जो भी दूरी होगी वो भी समान होगी। तो इस तरह से ये वृत्त भी सर्वांग सम हो जाएंगे, तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी मान लो OP है, तो यहाँ जो OP डैश है, तो ये OP इक्वल OP डैश हो जाएगी
और ये त्रिज्या हो जाएगी, तो इन दोनों की त्रिज्याएं भी समान हो जाएंगी। अब क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 5th, जिसमें आकृतियां दी गई हैं। तो इस तरह से हमें ये आकृति दी गई है ए बी, और बोला गया है कि ए बी पी क्यू, और दूसरी आकृति हमें ये दी गई है पी क्यू, इस तरह से, और तीसरी आकृति दी गई है एक्स वाई, ये इस तरह से। तो इसमें बोला है कि ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, एवं पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो कहा है कि ए बी बराबर एक्स वाई होता है, तो यह कथन भी सत्य होगा। तो अवगृहीत 1 के अनुसार, जिसमें बताया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। तो ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो यदि पी क्यू के स्थान पे हम एक्स वाई लिख देंगे तो ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि परस्पर ये तीनों बराबर हो जाएंगी। तो इसको हम ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई बोल देंगे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। इनमें से कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो पहला इसमें दिया हुआ है समांतर रेखाएं, और दूसरा लंब रेखाएं, और तीसरा दिया है रेखाखंड, और चौथा दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, और पांचवा इसमें सब क्वेश्चन दिया है वर्ग। इन सबको परिभाषित करना है और हमें बताना है कि इनमें ऐसे कोई पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो पहली परिभाषा इसमें पूछी है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा पूछी गई है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी कितना भी बढ़ाया जाए प्रतिच्छेद न करती हों, और जिनके बीच की दूरी समान हो। जैसे एक रेखा मान लो ये गई और दूसरी रेखा इस तरह से गई, तो ये रेखाएं यदि बढ़ती जाएं आगे और इसको भी पीछे बढ़ाते जाएं, तो ये बढ़ाने पर दोनों ओर एक दूसरे को कहीं भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न कर सकें, और इनके बीच की दूरी यदि किसी भी बिंदु से हम देखें तो सदैव इनके बीच की दूरी समान ही हो। इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसमें पूछा गया था कि कोई ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो इसमें ऐसे पद हो सकते हैं कि इनकी दूरी और रेखा। अब इसमें दूसरी परिभाषा पूछी गई है लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हों, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती हों। यानी जहां भी ये रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो परस्पर 90 अंश का वहां पर कोण ये बना इस तरह से, तो इनको कहते हैं लंब रेखाएं। तो इसमें हमें समकोण जिसे परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है, और रेखा और प्रतिच्छेदी बिंदु। अब तीसरा हमें इसमें दिया गया है रेखाखंड। तो रेखाखंड यानी कोई भी रेखा है, मान लो ये इस तरह से एक ये रेखा है, तो इसे हम ए बी रेखा बोल सकते हैं।
तो कहने का आशय किसी भी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा खंड कहलाएगी। तो ए बी रेखा पर सी और डी ये दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो खंड बना है उसे हम रेखा खंड कहेंगे। तो ये सी डी हमारा रेखा खंड होगा, या इसे लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। वैसे इन सब की डिटेल जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें पूरी तरह से दी गई है, और जिसने यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो कह सकते हैं किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा खंड कहलाती है। तो इसमें दूरी, रेखाखंड या रेखा को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। जो चौथा प्रश्न दिया है उसमें पूछा है वृत्त की त्रिज्या। तो कोई वृत्त है तो उसका मान लो ये केंद्र O है, तो वृत्त के केंद्र से तो ये सर्किल है परिधि, तो केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु, मान लो ये P बिंदु है, तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें पांचवा दिया है वर्ग क्या होता है। तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हों। यदि ये x है तो ये भी x हो, ये भी x हो, ये भी x हो, और उन भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता हो, यानी समकोण बनता हो, तो हम उसे वर्ग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 दिया गया है और इसमें हमें पूछा गया है कि नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें दिया हुआ है पॉइंट कि दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। और दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणा में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या वे अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो पहला जो पॉइंट दिया है उसके अनुसार A और B एक रेखा पर ये दो बिंदु हैं और तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है, और तीसरा A B के बीच में कोई बिंदु C स्थित होता है। इस पर हमें विचार करने को बोला है। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो AC और प्लस CB ये हमारे इक्वल हो जाएंगे AB के, यानी इतना यदि हम जोड़ें और CB को जोड़ें तो हमें मिलेंगे AB। और यदि ये मध्य बिंदु है, अब बीच स्थित है, बीच में इस अवधारणा से ये स्पष्ट नहीं है कि ये मध्य बिंदु है, अर्थात AB के बीच कहीं अन्य जगह स्थित है। तो ये बात हमें यहाँ क्लियर या स्पष्ट नहीं हो रही है। यदि बीच में या कहीं भी स्थित है तो हम इसे इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी C यदि यहाँ भी होता तो AC प्लस CB इनको हम ऐड करते तो हमें AB ही प्राप्त होता। और यदि इसको मध्य बिंदु बोल दिया जाता तो हम इसे AC को AB का आधा भी बोल सकते थे या AC बराबर CB भी बोल सकते थे, यानी ये दोनों बराबर हो जाते। तो अब यहाँ दूसरे पॉइंट में बोला गया है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हैं। अब मान लो 3 बिंदु हैं कोई,
एक बिंदु मान लो ए है, एक बिंदु यहाँ बी है और एक बिंदु यहाँ सी है। अब ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है, तो ए बिंदु को हम सी बिंदु से मिला सकते हैं और बी को हम ए से मिला सकते हैं और बी को हम सी से मिला सकते हैं। तो इसमें यदि हम इस नियम का पालन करें तो यहाँ पर ए बी और प्लस बी सी, यानी इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये सदैव ए सी से बड़ा ही प्राप्त होगा। तो ए सी यानी इन दोनों का योग ए सी के माप से अधिक होगा। तो इस तरह यहाँ भी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है। अब इसमें कहा है क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो इसमें हम बोल देंगे हाँ। इसमें अपरिभाषित शब्द होगा बिंदु और रेखा। तो ये दोनों अपरिभाषित शब्द हैं जिनको कि सर्वमान मान करके ही छोड़ दिया गया है। अब दूसरे में पूछा गया है कि वे अवधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी यानी कि जो विरोधी नहीं हो। तो जो यूक्लिड की अवधारणाएं हैं तो कहीं ना कहीं उनसे इनका तारतम्य है, यानी कि अविरोधी, और वो पूरी तरह से परिभाषित भी नहीं है, इसलिए हम इनको अविरोधी भी कह सकते हैं। यानी विरोध उनका नहीं है और वो हर जगह सर्वमान्य हैं, व्यापक हैं, इसीलिए उनको अविरोधी कहा गया है। तो इसे हम कह सकते हैं हाँ अविरोधी हैं। और अगला पॉइंट बोला उसमें, क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे कि यूक्लिड की अवधारणाओं से ये प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि यूक्लिड ने जो अवधारणाएं दी हैं वो स्पष्ट हैं और उन अवधारणाओं में से फिर अलग अलग गणितज्ञों ने अपने अपने निष्कर्षों को व्यक्त किया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 4 पर। अब ये क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है जिसमें सिद्ध करने को बोला गया है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो हम यहां लिखेंगे दिया है दो बिंदुओं के बीच स्थित दो बिंदु यानी ए व बी के बीच स्थित बिंदु सी और ए सी बराबर इसमें दिया गया है बी सी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। मान लो ये हमारे दो बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित हैं, ए और बी, और इनके बीच एक सी बिंदु ये स्थित है। तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर बी सी दिया गया है, तो अपगृहीत से कि दो बराबरों में यदि हम बराबरों को जोड़ दें तो वे बराबर होते हैं। तो यदि हम इसमें दोनों पक्षों में AC को जोड़ दें, AC प्लस AC, और यहाँ BC में भी AC को जोड़ दें, तो इसे लिख देंगे अपगृहीत या एक्जियोम 2 से। तो यहाँ मिलेंगे हमें 2AC
और यहाँ देखेंगे कि बी सी प्लस ए सी, यानी बी सी ये इतना यहाँ तक और प्लस ए सी यानी इतना, तो ये दोनों मिलकर के होंगे ए बी, यानी दोनों होंगे ए बी। तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी, तो ए सी बराबर हो जाएंगे ए बी अपॉन 2, या इनको लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। यही हमको इसमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो अब हमें ये क्वेश्चन 5 दिया गया है और जिसमें बोला है कि क्वेश्चन 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है या मध्य बिंदु कहलाता है, तो सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसमें भी हम लिखेंगे दिया है एक रेखाखंड ए बी जिसका मध्य बिंदु सी है। तो ये रेखाखंड दिया गया है ए बी और ये मध्य बिंदु सी दिया गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, या हम इसको लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। यदि मध्य बिंदु है तो ए सी ए बी का आधा होगा, तो इस प्रकार से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, या बी सी ए बी का आधा होगा। तो हमें सिद्ध करना है, तो सी ही इसका सिर्फ मध्य बिंदु होगा और दूसरा कोई बिंदु मध्य बिंदु नहीं होगा। तो हम एक विरोधाभासी कल्पना कर लेते हैं कि मान लो कि कोई बिंदु डी इसमें मध्य बिंदु के रूप में दिया है। अब सी के अलावा यदि कोई मध्य बिंदु होगा तो कथन के अनुसार मान लो डी मध्य बिंदु है, तो फिर ए डी बराबर बी डी भी होगा। तब ए डी बराबर बी डी, या इसको डी भी बोल सकते, या हम इसे बोल देंगे ए डी बराबर 1/2 ए बी। यदि डी मध्य बिंदु होगा तो फिर ए बी का ये भी हाफ होगा, यानी आधा होगा। और यदि सी मध्य बिंदु होने पर जैसा कि दिया है तो ए सी बराबर बी सी, या ए सी बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा, यानी ए सी ए बी का हाफ हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 कह सकते हैं और इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं। तो समीकरण 1, 2 की यदि तुलना की जाए, 2 की तुलना से, तो लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल है तो राइट हैंड के इक्वल होगा। तो ए डी इक्वल हमारे ए सी के हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये ए डी ये इक्वल हो जाएंगे ए सी के। अब चूंकि ए बिंदु इसमें उभयनिष्ठ है, जिसे हम संपाती बोल सकते हैं, ए संपाती है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ऐसा संभव नहीं होगा कि ए डी और ए सी इक्वल हो जाए। तो यहां लिख देंगे किंतु ये संभव नहीं है। तब डी भी बिंदु सी पर संपाती होगा।
तो डी बराबर सी के होगा, या कहेंगे कि डी बिंदु सी पर संपाती होगा। यानी कि एक ही बिंदु होगा ए बी को समद्विभाजित करने वाला। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे अतः ए बी रेखा खंड पर एक ही मध्य बिंदु होगा, इति सिद्धम। क्वेश्चन 6 हमें दिया हुआ है और इसमें आकृति के अनुसार AC इक्वल VD दिया है और हमें सिद्ध करना है कि AB इक्वल CD। तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है रेखाखंड है एक AD और जिस पर दो बिंदु BC हैं। तो रेखाखंड AD जिस पर B व C दो बिंदु हैं और इसमें AC बराबर BD दिया हुआ है, AC बराबर BD, यानी ये इतने और ये इतने। तो हमें सिद्ध करना है इसमें AB इक्वल CD या DC। उत्पत्ति लिखेंगे इसकी। तो चूंकि AC इक्वल VD ये हमको ज्ञात है, तो यदि हम इस चित्र में देखें AC, तो AC अर्थात AB प्लस BC, तो AC के स्थान पर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। और यदि हम BD को लें तो B से D तक यानी BC प्लस CD से हम बोल सकते हैं BC प्लस CD। अब यहाँ यदि हम यूक्लिड की अपगृहीत 3 को देखेंगे तो जिसमें बोला गया है कि समान में से यदि समान को घटाया जाए तो हमें समान ही मिलता है। तो यहाँ यदि हम दोनों पक्षों से BC को घटा दें तो लिख देंगे यहाँ अभिगृहीत 3 से। तो अब यदि हमने BC को इससे भी घटाया और इससे भी घटाया तो प्लस BC माइनस BC ये कट जाएंगे और यहाँ भी ये BC से BC कट जाएंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ AB इक्वल CD। अब यहाँ देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो 7वें क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यूक्लिड की अपगृहीतों की सूची में से जो 5वीं अपगृहीत है वो क्या सार्वभौम सत्य है और क्यों। तो हम कहेंगे कि यूक्लिड की अपगृहीतों की सूची में जो 5वीं अपगृहीत है अर्थात पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये एक्जियोम्स यूनिवर्सल रूप से हर काल में, हर स्थिति में, हर देश में सत्य और सर्वमान है, क्योंकि पूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा ही होता है। जैसे कि यदि ये वर्ग है तो वर्ग में से यदि हमने इतना टुकड़ा कर दिया ये,
तो ये टुकड़ा उठा के यदि हम यहाँ रख देंगे इस तरह से, तो जितना भी ये भाग बचा हुआ है ये, तो इस भाग से निश्चित रूप से ये बड़ा ही होगा। तो ये भाग बड़ा हो जाएगा इससे। या जैसे हम कहें कि हमारा देश भारत है, तो ये इंडिया पूरा भारत है, और इसमें से एक ये छोटा सा प्रदेश है मध्य प्रदेश। तो ये पूरा भारत का भूभाग है, यहाँ से यहाँ तक इतना भूभाग ये भारत है, और ये मध्य प्रदेश का भूभाग है। तो ये पूर्ण यानी पूरा भारत, तो पूर्ण यानी भारत। तो इस प्रदेश से ये बड़ा होगा ही, तो ये बड़ा होगा यानी भाग प्रदेश से। तो इस तरह ये सार्वभौम सर्वमान सत्य है, और सर्वमान सार्वभौम जिसे संपूर्ण विश्व में माना जाता हो सत्य। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती है। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।